नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो करंट में खबरें हैं या जो करंट अफेयर है उस पर हम बात करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण खबर है, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आरबीआई और सरकार के मध्य कुछ विवाद हुआ है। विवाद का कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है, ये सारी बातें हम लोगों को समझना है आज के सेशन में। यहाँ पर देखिए, विकास के आंकड़े को लेकर के दोनों के मध्य विवाद शुरू हो गया है। सवाल ये है कि आरबीआई का क्या कहना है और सरकार का क्या कहना है। दरअसल दोनों के बीच जो विवाद है उसको समझने के लिए आरबीआई ने कुछ कदम उठाए हैं, उन कदमों को समझना पड़ेगा। उससे पहले कुछ आंकड़े समझ लेना जरूरी है। दरअसल सांख्यिकी मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। सांख्यिकी मंत्रालय का ये कहना है कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक की जो तिमाही है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था ने महज 5.4% की विकास दर हासिल की है या दर्ज की है। ये भी कहा गया है कि पिछली जो तिमाहियां हैं, पिछली 7 तिमाहियों में ये सबसे खराब स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनका ये भी कहना है, सरकार का आरबीआई पर आरोप है कि जब आपको पता था कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, आपको ये पता था कि संकेतक या संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो 2024-25 के लिए आपने 7.2% तक की वृद्धि का अनुमान क्यों लगाया। ये आरोप सरकार का आरबीआई पर है। दरअसल आरबीआई ने यह कहा था कि 2024-25 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 7.2% की दर से विकास करेगी, यानी कि वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। अब क्या हुआ कि आरबीआई ने 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान तो बढ़ाया था, लेकिन समस्या ये हुई कि मौसम बदल गया, भारी बारिश हो गई और कम सरकारी खर्च की वजह से जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होनी चाहिए थी वो वृद्धि नहीं हुई। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का भी प्रभाव है। सरकार यदि सार्वजनिक व्यय बढ़ाती है तो उसका भी प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो चूंकि सरकार है इसने खर्च कम किया, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई, यानी कि बाजार में डिमांड कम हुआ, उसकी वजह से वृद्धि कम रही। आरबीआई का ये कहना है। और जब ये स्थिति आरबीआई ने देखा तो आरबीआई ने भविष्य में वित्तीय संकट न हो बैंकों के सामने या बैंकों की स्थिति खराब न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो असुरक्षित प्रकार के ऋण हैं, असुरक्षित प्रकार के ऋण आप कह सकते हैं कृषि सेक्टर को दिया गया ऋण, या फिर जिस ऋण के लिए कोई भी जमानत नहीं दी गई है उसको आप मान सकते हैं कि यह असुरक्षित किस्म का ऋण है। उन सभी ऋणों की निगरानी आरबीआई ने बढ़ा दिया, क्योंकि आरबीआई को पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं चलना है। आरबीआई को देश की वित्तीय स्थिति को या वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है, और वित्तीय स्थिरता तभी बनी रहेगी जब बैंकों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, बैंकों की वित्तीय स्थिति ठीक रहेगी। ऐसे में यदि असुरक्षित प्रकार का ऋण जो है ज़्यादा दिया जाता, हो सकता था कि अर्थव्यवस्था में जो बैंक हैं, बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती। वजह यह है कि जो ऋण दिया जाता वो एनपीए बन जाता, बैंकों की स्थिति खराब होती, और फिर अर्थव्यवस्था में जो व्यय है, यानी 2 प्रकार के व्यय हैं, एक उपभोग व्यय और दूसरा निवेश व्यय, उस व्यय के लिए इनके पास ऋण देने की क्षमता नहीं होती। फिर अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक स्थिति है वो और ज़्यादा खराब होती। इसी बात को ध्यान में रख करके आरबीआई ने निगरानी बढ़ा दिया, और जैसे ही आरबीआई ने निगरानी बढ़ाया, ऋण का वितरण कम हुआ, और जब ऋण का वितरण कम होगा तो अर्थव्यवस्था में तरलता भी कम होगी। यानी कि आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि उपभोग और निवेश व्यय दोनों ही कम हो जाएंगे। आरबीआई का मुख्य लक्ष्य ये था कि इन सभी कदमों के माध्यम से जो हमारे देश में मुद्रास्फीति निर्धारित की गई है कि 4+-2 इसी के बीच में रहना चाहिए, यानी 4 में 2 माइनस करेंगे तो आपका 2 आता है, और अगर इसमें आप जोड़ेंगे तो 6 आता है, यानी कि 2 से लेकर के 6 के बीच में मुद्रास्फीति, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखना है। अगर इन्फ्लेशन
या मुद्रास्फीति संतुलित और नियंत्रित नहीं है तो अर्थव्यवस्था के लिए उसके प्रभाव बहुत दूरगामी होंगे, नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो महंगाई को इनका लक्ष्य ये था कि 4% के आसपास बना करके रखना है, लेकिन सरकार को ये नागवार गुजरा। सरकार का ये कहना है कि जब आप ऋण देंगे नहीं, मेरा मुख्य फोकस है सरकार को अपने राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये दिखाना है कि हमारे कार्यकाल में आर्थिक विकास तेज हुआ है, आर्थिक समृद्धि तेज हुई है। और चूंकि ऋण का वितरण नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई ने भी जो अनुमान जारी किया था उस अनुमान को आपने पूरा नहीं किया और उसके इर्द गिर्द यदि अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर रही है, वृद्धि दर दर्ज नहीं कर रही है, तो सरकार पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसलिए सरकार ने ये कहा कि सरकार का ज़्यादा ध्यान खाद्य महंगाई पर केंद्रित है। आरबीआई का ज़्यादा ध्यान किस पर? केवल खाद्य महंगाई पर है। और इसलिए ये कहा गया कि अक्टूबर के माह में खाद्य मुद्रास्फीति जो थी वो 10.87% तक पहुंच गई थी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पिछले 15 महीनों में सबसे ये अधिक था। इसके अलावा सरकार का आरबीआई पर आरोप ये है कि आरबीआई की शक्ति की वजह से जो कदम उठाए गए हैं, जो असुरक्षित प्रकार के ऋण थे उन ऋणों पर शक्ति बरती गई, इसकी वजह से जो आर्थिक विकास है वो प्रभावित हुआ। और क्यों प्रभावित हुआ ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसकी कड़ी नीतियों की वजह से ही अन्य क्षेत्रों में विकास धीमा रहा है। खाद्य महंगाई पर आरबीआई ज़्यादा नियंत्रण नहीं कर सकती, अन्य सेक्टर में तो कह सकते हैं, लेकिन उसकी नीतियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव खाद्य मुद्रास्फीति पर नहीं होता, ये सरकार का कहना है। फिर ये भी कहना है कि आरबीआई के कदमों की वजह से जो क्रेडिट है, यानी कि जो ऋण मिलना चाहिए था लोगों को उपभोग और निवेश व्यय के लिए, उसमें कमी आ गई है और इस वजह से जो प्रभाव देखना चाहिए था, आर्थिक समृद्धि का विकास देखना चाहिए था, वो हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अब क्रेडिट में कमी का प्रभाव क्या हुआ है कि ऋण में कमी, तो ऋण में कमी होगा तो उपभोग और निवेश व्यय में कमी होगी और जैसे जैसे उपभोग और निवेश व्यय में कमी होगी, आर्थिक समृद्धि दर में भी कमी देखने को मिलेगी। गैर खाद्य क्षेत्रों जैसे कि निर्माण की बात कर लीजिए, विनिर्माण की बात कर लीजिए, उद्योग क्षेत्र की बात कर लीजिए, आदि की वृद्धि दर इसकी वजह से प्रभावित हुई है। अब इस बात को एक बार हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए जो बैंक हैं, ठीक है, बैंकों ने ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर बढ़ा दिया और ब्याज दर बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि तरलता, ठीक है, तरलता में कमी आ जाएगी। इससे पहले अगर एक और कड़ी मैं जोड़ने की कोशिश करूं, जोड़ करके बताने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर जोड़ेंगे कि उपभोग और निवेश व्यय। फिलहाल के लिए तरलता में कमी होगी और जैसे जैसे तरलता में कमी होगी आप कहेंगे उपभोग और निवेश व्यय ये क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। जब बैंक से आपको अधिक ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है, यानी कि आपके पास अब पैसा कम है और पैसा कम है तो इसकी वजह से जो एक उपभोक्ता है, मुझे एक कार की आवश्यकता है, मैं कार लेना पोस्टपोन कर दूंगा क्योंकि मुझे ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कार लेना मेरे लिए एक उपभोग व्यय है। लेकिन एक जो कंपनी है या कोई फर्म कह लीजिए, फर्म निवेश करेगी, निवेश करने के लिए उसे धन कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। फर्म को निवेश करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करा रहा है और चूंकि ब्याज दर बढ़ी हुई है तो इस वजह से जो निवेश करने की उसकी क्षमता थी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अधिक ब्याज दर पर ऋण लेकर के यदि निवेश करेगा तो उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो वो सोचेगा कि अभी निवेश नहीं करते हैं, बाद में करेंगे, जब ब्याज दर कम होंगी तो देखा जाएगा। फिलहाल इसकी वजह से कम होगा। तो बताइए उपभोक्ता क्या करता है? डिमांड करता है। आपने कार खरीदने के लिए सोचा या आपने खरीदा क्योंकि ब्याज दर सस्ती है, बैंक आपको कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रहा है, यानी कि आपने डिमांड किया और डिमांड किया तो जो निवेश व्यय है, जो निवेशक है यानी कि एक फर्म है, कार बनाने वाली फर्म या कंपनी कह लीजिए, उसने निवेश करके और उत्पादन शुरू किया तो यहाँ से डिमांड क्रिएट हुआ, यहाँ से उसकी पूर्ति हो रही है।
ठीक है। और चूंकि यहाँ पर डिमांड नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो बताइए जीडीपी में वृद्धि तभी होगा जब वैल्यू एडिशन होगा। यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी कम हो जाएगी। सारी बातें यहीं पर, दोनों के मध्य जो विवाद है यहीं पर टिका हुआ है। इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से आप सारी बातें समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इन बातों को समझने के साथ साथ अब बात आती है कि विवाद की वजह क्या है। तो विवाद की मुख्य वजह है मुद्रास्फीति। आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना चाहता है, और जो सरकार है वो चाहती है कि आर्थिक जो समृद्धि दर है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ वो बनी रहे। सरकार और आरबीआई के बीच जो ये बहस है उसके बहस के बिंदु क्या है? महंगाई को नियंत्रित करना ज़्यादा ज़रूरी है। आरबीआई का क्या कहना है? सॉरी, सरकार और आरबीआई के बीच जो बहस है, बहस के बिंदु ये हैं कि महंगाई को नियंत्रित करना ज़्यादा ज़रूरी है या आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। सरकार चाहती है कि आर्थिक समृद्धि बढ़े, जबकि आरबीआई चाहती है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। सरकार को अपनी चीज़ें देखनी है, अपनी राजनीति देखनी है, लेकिन आरबीआई को इससे मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर सरकार का पक्ष है कि आरबीआई का ध्यान महंगाई पर बहुत अधिक है, इतना नहीं होना चाहिए था। आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी ढीली मौद्रिक नीति यानी कि सस्ती मौद्रिक नीति यदि अपनाई जाए तो ये ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब इनका कहना है कि कम ब्याज दरें अगर होंगी तो लोगों को ऋण मिलेगा और उपभोग और निवेश व्यय बढ़ेगा। अधिक ऋण उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। फिर ये कहा जा रहा है वृद्धि को बढ़ाने के लिए कुछ ढीली नीतियां लागू की जाएं तो यह अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, आरबीआई का पक्ष ये है कि भैया आरबीआई के कदम भविष्य में किसी भी बड़े वित्तीय जो संकट हैं उन वित्तीय संकट से निपटना है, और इसलिए बैंकों को भी बचाना है, अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। इसलिए हमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके चलना है। हम असुरक्षित प्रकार के ऋण देने को यदि बढ़ावा दे रहे हैं, सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में दिक्कतें उत्पन्न हो, वित्तीय स्थिरता के समक्ष संकट उत्पन्न हो सकता है। अब इन सभी बातों को समझने के बाद यहाँ पर आरबीआई और सरकार का लक्ष्य क्या है? दोनों के मध्य मुद्रास्फीति और ब्याज दरों, आर्थिक विकास को लेकर के मतभेद है। दोनों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। जैसा कि मैंने कहा, सरकार का ध्यान है कि आर्थिक विकास हो, आर्थिक समृद्धि और विकास हो। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को लेकर के है कि इसको नियंत्रित रखा जाए, क्योंकि आरबीआई हमेशा ये चाहती है कि मुद्रास्फीति सीमित और नियंत्रित रहे, और सीमित और नियंत्रित रहने का मतलब ये है कि 4+-2। ठीक है, इसलिए वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना आरबीआई के लिए जरूरी है। आगे बढ़ें, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंकर कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कार्य क्या है? तो बैंकों की निगरानी करना, वही कार्य आरबीआई कर रहा है। रुपए का प्रबंधन करना या मुद्रा का प्रबंधन करना, बैंकों के लिए ब्याज दरों का निर्धारण करना कि बैंक किस ब्याज दर पर अपने ग्राहकों को ऋण देंगे। ठीक है, इससे आर्थिक वृद्धि और महंगाई दोनों पर असर पड़ता है। यदि ब्याज दरें बढ़ाई जाएं तो महंगाई को कंट्रोल किया जरूर जा सकता है, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने समझ लिया। विदेशी मुद्रा भंडार का ये प्रबंधन भी करता है। सरकारी बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप कह सकते हैं, उसका भी प्रबंधन करता है। देश की समग्र जो वित्तीय स्थिरता है या वित्तीय व्यवस्था है उसमें स्थिरता बनाए रखने का कार्य करता है। बैंकिंग प्रणाली में भी स्थिरता बनाए रखने का कार्य इसी का है, यानी कि आरबीआई का है। इसके साथ साथ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना। सवाल ये है कि मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति ये उन सभी उपकरणों का सम्मिलित रूप है जिसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। और जब मैंने ये कहा कि नियंत्रित करती है तो इसमें 2 बातें शामिल हैं, या तो वृद्धि या फिर कमी। जैसी अर्थव्यवस्था में आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग आरबीआई काम करेगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, इसके साथ साथ वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना।
ठीक है, तो इससे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी उन बातों को हम लोगों ने समझ लिया। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो आप इस सेशन को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको लगा कि आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। तब तक के लिए नमस्कार, अगले सेशन में मुलाकात होगा। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।